देना वही जेलो मेरा बाला भगवान आए। आप बकरी के बोलने की आवाज़ रिकॉर्ड कर दो और उसको मैं सुरीला बना दूँगा। हम कंधे पे अपने हारमोनियम रखी हुई है, एक ने ढोलक रखी हुई है, वो चादर पे बांध करके गांव में जा रहे हैं, कोई दिवाली का दिन है, ज़बरदस्ती पकड़ करके ला रहे हैं, जी सुनो हमको ज़रा। तो मैंने कहा भाई ये नहीं बजेगा, कहते नहीं नहीं यही बजेगा। मैंने कहा नहीं ये नहीं बजेगा। अरे आप कोई साधारण नहीं है, मैं को बच्चा गढ़ खान को चेला पीर भड़ पड़ी उचे महाराज देख दो तुम्हारा बाबू दादो। आप बोलो एक सुंदर आँख, स्त्री की सुंदर आँखों पे लिख दो, मैं लिख दूंगा। सरली मेरू जिया लगेगी तेरी तेरी मुखड़ी माँ, अक बक सिरे क्यों पहुँची तेरा कुमोगढ़ माँ। अरे के भागी का चौक तेरी पजे बाबा जली, ये कैसी राणा राली तेरी चूड़ियों भरी हाथी। अगर मैं प्रीतम बर्तमान जी के से सीखना चाहता हूँ या एकेडमी में आना चाहता हूँ तो मेरे लिए बिल्कुल आप आइए। योग्यता आपके लिए ये है कि मैं जादो मेरी बसंती दूर देसु पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बिगारा। जिनके गानों पर इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी नाच उठते हैं, जिनके गीतों में देवताओं से संवाद है, तो अपने बाप दादाओं की कुड़ी पुंगड़ी बचाने की भी एक आस है। वो जब सरुली सुम्याव की गाथा लगाते हैं तो जवान जिकड़ियों में धक धक करने लग जाता है। वो जब राजुला मालूशाही का पवाड़ा लगाते हैं तो लगता है जैसे कि वो गाते रहें और हम सुनते रहें। मैं बात कर रहा हूँ जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम बर्तवाण जी की, और आज खुद हाजिर प्रीतम बर्तवाण जी हमारे साथ हैं। प्रीतम बर्तवाण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को ग्रीट करें और उसके बाद मेरा मन पसंद है, हालांकि अगर आपको याद हो तो राम गंगा नयोला देव, तो अगर 2 लाइन आप इसकी गुनगुना सकें तो हमारी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले तो सभी श्रोता दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और आइने राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला देव बतालो शिव गंगा नयोला लेदा आना कुल देवता प्रभिया सिनाण देव बतालो गंगाया सिनाण। 12 नाम बैरागी नयला 16 नाम सन्यासी देवतालो 12 नाम बैरागी। गौमुख की गंगाई हरिद्वार पहुँच दी देवतालो हरि हरिद्वार। राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला देव बतालो शिव गंगा नयोला। बहुत खूब। और जो शुरुआत हुई है हमारे इंटरव्यू की, अब इसके आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। पहला सवाल आपकी तरफ दागना चाहता हूँ, ये जो कला आपके पास है, जो ढोल सागर को आप गाते हैं, जीते हैं, ये आप हमेशा, मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं जहाँ पर आप इसका श्रेय अपनी उस परिस्थिति को देते हैं, अपने उस माहौल को देते हैं जहाँ से आप आए हुए हैं। थोड़ी सी जानकारी, हालांकि आपने कई बार ये बताया होगा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा प्रीतम बर्तवाण का मूल क्या है, कहाँ से आते हैं, और उनका एक बचपन के बारे में एक ज़रा सी यादें आपकी। मैं जैसे मैं आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ घराना परिवार, मेरे दादा परदादा उनके दादा वंशज एक ऐसे घराने में जन्म हुआ जहाँ गायन स्वाभाविक रूप से रहा है। तो एक ऐसा औजी परिवार जिसमें लोक गायन और वादन हम सब लोगों में स्वाभाविक रूप से होता है। तो मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ। मेरे पिताजी अच्छा गाते,
थे। मेरे चाचा जी आज हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। ताऊ जी, पिताजी लोग, मेरे 3 भाई थे। तो बाल्यकाल से ही मुझे ऐसा वातावरण मिल गया कि जहाँ पर मैं गा रहा हूँ और पूरे गांव में ऐसा माहौल है कि सब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, बड़ा सुरीला कंठ है, उनके सम्मुख गा रहा हूँ, उनके सामने। और फिर ये यात्रा आरंभ हुई 1900, जब मैं केवल 6 साल का था, तब मैंने अपने पिताजी के साथ संगत कर दी थी गांव में। फिर निरंतर करता रहा अपनी पढ़ाई। मेरे पिताजी मुझे अच्छे स्कूल में, स्कूलिंग मेरे अच्छे स्कूल से हुई है। और 13 साल की उम्र में मैंने एक बड़ा मंच अपने गांव से बाहर निकल करके करा। बनासकंडा एक जगह थी, उसके बाद फिर मसूरी, और अनवरत जब ये चलता रहा तो तब 87 में मैं ऑल इंडिया रेडियो में गया। वहाँ से ऑडिशन पास की, फिर ग्रेड बी आई, आगे चल कर के ग्रेड ए, और विभिन्न ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ अपने लोकगीतों को निकालना, अपनी रचना धर्मिता को निकालना। ये यात्रा अनवरत आज भी जारी है। और ढोल, दमों, जागर, पवाड़े, गीत, जो भी, जागर भी एक गीत है, ये भी स्पष्ट समझा जाना चाहिए कि जागर गायन है। जैसे थड़िया गायन है, चौफला गायन है, जागर देवी देवताओं की बात को, वीर वड़ों की बात को जागर, पवाड़ा, इस अलग अलग नाम दिए गए हैं कि हमको जो जगाते हैं। और फिर इसी क्रम में 2004 से विदेशी यात्राएं आरंभ हुई, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म खुला, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और वो यात्रा आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में आज जारी है। और हिंदुस्तान का जो संगीत, हमारे भारत के भाल उत्तराखंड का संगीत आज ग्लोबली हो गया है। तो जब से ढोल को मैंने मंचों पर बजाना शुरू करा, अपने गानों में उसका इस्तेमाल शुरू करा, तब से माँ भगवती जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाद सभी कलाकारों ने, सारे कलाकारों ने ढोल का इस्तेमाल अपने गीतों में करा। और ढोल दमों के ताल जो ढोलक में भी बजाए, वो वही ताल बजे जो हमारे ढोल वाले होते हैं। बेड़ा ढोलक, मिरासी ढोलक, औजी ढोलक, जो चैती गीत होते हैं। तो वो सब मीडिया तो चाहिए था, लोगों तक पहुंचने के लिए एक जरिया चाहिए था, उस जरिया से पहुंचा। और आज मुझे बड़ी गौरवान्वित फील करता हूं मैं अपने आप को कि जागर और ढोल सागर, ये सब चीज़ों को जब से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने अपने जागर बहुत सरलीकरण ढंग से जागरों को बना करके ऐसे ढंग से प्रस्तुत करा कि आम जनमानस के समझ में आ जाए। और उसके बाद अब जागर हर कलाकार गा रहा है। आप ज़रूर अपने लोक वाद्यों को सीखिए, लेकिन मैं नौजवान बच्चों से, ख़ास तौर से स्कूलिंग जो बच्चे कर रहे हैं, उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी उतना ही ध्यान दें, पढ़ें लिखें, समझदार बनें, फिर संगीत को सीखें। उसके बाद तब आपको अपनी पहचान मिल सकती है। मेरा कहीं से कहीं तक ये उद्देश्य नहीं है अपनी संस्कृति बचाने के साथ साथ ऐसा उद्देश्य नहीं है कि बच्चे पढ़े नहीं, ज़रूर पढ़ें बच्चे, संस्कृति तो बचे ही बचे, लेकिन बच्चे हमारे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, बहुत अच्छे माध्यमों से पढ़ें और साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, ऊंचाइयों तक जाएं और साथ में अपनी लोक संस्कृति को भी वहीं तक पहुंचाएं। और मुझे मेरे ख्याल से वही आपने एकदम सही कहा। नहीं जी, मैं एक्चुअली एक सवाल आपके जीवन पर पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, सारे लोगों की, अब एक नया ट्रेंड आ चुका है हमारी पहाड़ की म्यूज़िक इंडस्ट्री में। एक नई जमात पैदा हो गई है, ऑटो ट्यूनर वाली जमात। बस मुझे लगता है कि मुझे गाना आता है, 30,000 रुपये डालो, म्यूजिशियन म्यूज़िक बना के दे देगा और कुछ भी लिरिक्स उसमें ठोक दो। इस जमात को, ये जो नई जमात है, मतलब जो म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, डीजे पे बजना चाहिए, बस अपना काम होना चाहिए, उस जमात को प्रीतम भरतवाण, जो इतने सालों से इस तपस्या के साथ अपने संगीत को बचा रहे हैं, उसको गा रहे हैं, उनको प्रीतम भरतवाण की तरफ से क्या संदेश होगा? ये बहुत शानदार एक अपने आप में बहुत कई सारे सवालों को, बहुत अच्छे गांभीर्य को प्रस्तुत किया है आपने। नौजवान आज देखो, तकनीकी का ये पक्ष, ये वाला हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, उसका सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। आज ऑटो टोनर की जो आपने बात करी, सिंगर
अब आजकल दो सिंगर की पहचान होती है, मंच, मन्नाड़, जिसको हम मन्नाड़ बोलते हैं गांव में। तो फ़र्क है मशीनी सिंगर और मंचीय सिंगर। आज तो बहुत सारे ऐसे, अब तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, ऑटो टोनर, जैसे आपने कहा कि आप पहले हम जब गाते थे तो हम गा रहे हैं, हमारा एक मीटर बन रखा है, एक टेम्पो बन रखा है, एक रिदम आएगा, उसके बाद हमने गाना शुरू करना है, तो उस गाने की कुछ अलग टाइप की बात होती थी, एक अलग टाइप की छपाक होती थी। लेकिन अब तो रिकॉर्डिस्ट ये बोलते थे कि आप गा लो भाई साहब, कहीं भी गा लो, लगा देंगे हम, पेस्ट कर देंगे, वो कहीं भी गाए। अच्छा, वो कहीं सुर भी उतर रहे हैं उसके, तो वो उसमें कहते भाई साहब सुर कर देंगे, ठीक, मशीन से शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कलाकार अगर मशीनों के भरोसे रहे कोई कलाकार, तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, क्योंकि मशीनी सिंगर और मंचीय सिंगर, ओरिजिनल सिंगर। और आज मैंने देखा कि मेरे को एक रिकॉर्डिस्ट बोल रहा था कि भाई साहब आप बकरी के बोलने की आवाज़ रिकॉर्ड कर दो और उसको मैं सुरीला बना दूंगा। अच्छा, अब ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए। तो आज जो हमको सुनाई दे रहा है, ऑटो टोनर सुनाई दे रहा है या डी टोन, जो मशीनी कारम आते हैं, ये शौक पूरा करने के लिए है, इंडिविजुअल शौक पूरा करने के लिए, ये लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, फिर आपको जैविक श्रोता मिलेंगे, ऑर्गेनिक श्रोता। और फिर आज इस कालखंड में जब आज रीजनल नहीं रह गया है कुछ, अब तो ग्लोबल ही है। अब तो आपके पास सुनने का एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है या कुछ है, वर्ल्ड क्लास म्यूजिक आपके हाथ में है, जो मर्जी वो सुनो आप। ऐसी स्थिति में अगर आप बनावटी होंगे तो कुछ दिन तो चलेंगे, लेकिन जिस दिन रिजेक्ट होंगे उस दिन पता भी नहीं चलेगा। वो हो भी रहा है भाई जी, कई गायकों के साथ ये चीज़ हो रही है। आप सीखिए संगीत को, आपको साधना करनी पड़ेगी। मेरे को मैं एक तो अगर मैं अपनी बात करूं, ईश्वर की कृपा से दादाजी मेरे गवैया, पिताजी मेरे गवैया, उनके पिताजी मेरे गवैया, गाने बजाने वाले लोग, ढोल, दमों, हुड़का, थाली, डोर, इनमें भगवान की कृपा से वंशानुगत दक्षता, लय में, ताल में, सुर में, उसके बावजूद भी हमको अपनी पहचान बनाने में 46-47 साल लग गए। 6 साल की उम्र से मैं गाना शुरू कर दिया था। तो आज का नौजवान अगर ये चाहेगा कि वो ये गाना कैसे जैसे करके ऑटो टोन बना करके, वो ठीक है, डीजे अच्छी बात है, कोई शादी विवाहों के अवसर पर इस तरह के गाने बजते हैं, ओकेजनली लोग हर्ष के माहौल में रहते हैं, शाम को मेहंदी हो रही है, उस समय आदमी एक ऐसे हल्के फुल्के अलग ही अंदाज में होता है, तो गानों को जो अच्छा लग रहा है, चलो जी नाचना है हमने। लेकिन ऐसा ना हो कि शाम को जो आप के डीजे गानों पर इस तरह के जो बीट सॉन्ग्स थे उस पर जो डांस कर रहा है, सुबह जब वो अपने घर जा रहा है तो तब कुछ और सुन रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डीजे गानों का मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है, नचाओ भी लोगों को, बीट सॉन्ग होने चाहिए, हमारे हर्षोल्लास के अवसर पर भी ऐसे गाने बजे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में ये रहे कि हम अपने पारंपरिक लोक स्वरूप को, उसका जो मूल है, हमारी यहाँ से अगर मसूरी जाने की सड़क है, उस सड़क को हम बहुत अच्छा बनाएं, बहुत शानदार बनाएं, सजाएं, यहाँ तक तो बात में समझ में आती है। लेकिन हम उसको ऐसे तोड़ें कि सारे पेड़ भी गिर जाएं नीचे से, नीचे के पुश्ते भी टूट जाएं, और जाएं भी कहें और लोगों को ये बोलेंगे ना जी यही मसूरी है, तो वो बेकार है। मतलब बेसिकली आपको जो है जो रास्ता है उसको संवारना है, लेकिन मसूरी रहे, लोक रहे, उसके साथ ना छेड़छाड़ हो, बल्कि रूट ना खराब हो। मतलब खैर इस पे भी हम लोग बात करेंगे। जो मेरा सवाल पहले मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने जो है एक औजी परिवार से आप आए, आपने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था, आकाशवाणी भी आप गए और 90 के दशक में आपकी पहली कैसेट रंगीली भूजी आई। तो भाजी ये क्योंकि हम उस ज़माने की बात करें जिस ज़माने में गढ़वाली संगीत अभी उभरा उतना नहीं था, जिस तरीके से आज आप देखते हैं उस समय उतना नहीं था। प्रीतम बर्तवान जब एक लड़का था, एक 21-22 साल का, जब वो रिकॉर्डिंग के लिए गया, किस तरह की दिक्कतें या किस तरह की चीज़ें उसके सामने उसको फेस करनी पड़ी, एक काइंड ऑफ स्ट्रगल क्या था उसके लिए? मेरा जो मूल था वो ये था कि मैं लोक से जुड़ा हुआ, मेरी रचना धर्मिता है, मेरी जागर स्वयं के लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई जागर पिताजी से सुने हैं, लेकिन जागर एक कथा सार होती है, उनमें शब्द कैसे बोलने हैं, क्या बोलना है, तो अपना आप सृजन करना पड़ा मुझे। और पिताजी लोगों से मैंने सुना हुआ था ही,
तो उसमें जो है वो ये है कि अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं, संघर्ष था आकाशवाणी में। हालांकि मैं ऐसे परिवार से जन्मा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे स्कूलिंग अच्छी दी, हमको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन नकदी नहीं थी उस ज़माने में। स्कूल करने के बाद मैं एक कोई ठेकेदार हमारे यहाँ हुआ करते थे, एक कंपनी थी, कुछ दिनों के लिए मैं मुंशी बन गया वहाँ पर, और उस ज़माने में मुझे 15 रुपये रोज़ मिलता था। वैसे भी संघर्ष देखे। तो मैं जब अपने से पहले लोगों को सुनता था तो मेरे मन में आती थी कि जब मैं गाता था गांव घरों में, जब मैं 6 साल का था उस समय मैं थाली बजानी मुझे आ गई, फिर आगे जागर पवाड़ गीत गाने मुझे अच्छे आ गए, पुराने जो गाने थे। तो सबसे पहले श्रोता तो आदमी अपने आप ही होता है ना, अपने कान भी सुन रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे कान भी सुन रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता था मैं गा तो मैं सकता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मुझे मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे गांव के लोग। और जब उन दिनों ये होता था कि गांव में कोई बारात आ गई तो मुझे पकड़ करके ले जाना है कि भाई उस समय 80-90 के दशक में तो ये था कि बारात रात की होती थी, डे नाइट की, और उतने बारातियों के लिए पूरी जगह होती नहीं थी सोने के लिए। एक कोई घर होता था, वहाँ सारे लोग बैठ के शाम को वहाँ गा रहे हैं, है ना, और वहाँ पर रात कट रही है मन्नाड़ में, उस तरह का एक माहौल रहता था। तो मैं वहाँ पर जा कर के पवाड़ा जागर गाने सुनाता था। मेरा गला वहाँ, वो मेरा रियाजी दौर था। तो रिश्तेदारी में जाना तो वहाँ सुनाना, कहीं जाना वहाँ सुनाना। तो जब मैंने सोचा मैं अब क्यों ना, कैसेट का दौर है, मैं कुछ करूँ। आकाशवाणी से मैं गाने लग गया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में एक लिमिटेशंस होती है, आप 6 महीने में एक बार जाएंगे, 2 गाने गाएंगे। तो मैं जब गया तो मेरे पिताजी ने उस ज़माने में, मैं 16 साल की उम्र थी मेरी, 15 साल का था इनफैक्ट। तो पिताजी मुझे दिल्ली, मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट करा कि चलो तुम अच्छा गाता है तो मैं तुझे ले चलता हूँ दिल्ली। तो दिल्ली गया तो कोई एक कंपनी थी, तो जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा बेटा तुम गा तो अच्छा रहे हो, लेकिन अभी और थोड़ा पको और मैच्योर हो जाओ, उसके बाद आना। तो दिल्ली में हम लोग गए तो हमारे कोई जानने वाले थे, मेरे पिताजी के जानने वाले। मेरे पिताजी अनुष्ठानिक जागर करते थे, तो उनकी कोई वृत्ति के लोग थे, इधर चौपड़ियाल गांव एक है कोई, उनके घर पे रहे, वो हमको स्टूडियो ले जाते रहे। उसके बाद हमने एक रिकॉर्डिंग करी एक कंपनी में 4 साल के बाद। और पिताजी ने मुझे, स्वाभाविक है यार, पिताजी हर बाप अपने बेटे की मदद करता है। मेरे मामा मेरे लिए हारमोनियम लेकर के आ गए। हारमोनियम पे फिर एक पूर्णमल सैनी जी थे, उनसे संगीत का विधिवत ज्ञान लिया, फिर गया। लेकिन तब तक मेरी नौकरी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे बाद में मिली। तो दिल्ली जाना, फिर दिल्ली जा कर के दिल्ली में एक ऑडियो कंपनी में गया। तो अब तो उस ज़माने में अपने पहला कैसेट है, प्रोड्यूसर को भरोसा नहीं है तो पैसे आपने देने, और उस ज़माने में तो 2-3 हज़ार भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो रिकॉर्ड करना। लेकिन दिल्ली में फिर जा कर के हमारे गांव के पास में ही कोई डबराल जी रहते थे, उनके यहाँ मैं रहता था और वहीं रहता था। और ऐसा संघर्ष देखे कि जब चले गए प्रोड्यूसर के पास, उस समय हमारी 20-19 साल की कुल आयु, तो प्रोड्यूसर मिल ही नहीं रहा है। अरे कहाँ से आए हैं जी, क्या है जी, चलो बाद में मिलेंगे, अभी उनका मूड नहीं है मिलने का। 10 चक्कर मारने, फिर 20वीं बार उसका बात करना, फिर एक कैसेट बनाया तो वो चल पड़ा। फिर किस्मत में ऐसा मोड़ आया कि टी सीरीज़ में गाने का मौका मिल गया 94 में। और फिर वो कैसेट निकाला, फिर 95 में वो कैसेट आया, 95 या 96 में मेरे ख्याल से, और तौसा वो करके था, और उससे फिर टर्निंग पॉइंट आ गया। कौन नहीं जानता जी। उसके बाद तो फिर बहुत अच्छे गाने आने लग गए। फिर ईश्वर ने ऐसा रास्ता बनाया कि पीछे मुड़ करके देखने का समय नहीं मिला, और लगे रहे, अपने लगन से लगे रहे। लेकिन हमने वो भी दौर देखे, आजकल के बच्चे कहीं प्रोग्राम के लिए जाते हैं एकदम से तुनक मिजाज हो जाते हैं कि अरे यार क्या व्यवस्था है, अरे व्यवस्था है क्या भाई हमने वो दौर देखा है। हम गांव में जब जाते थे शुरू में, एक मैं था, मेरे साथ एक कोई विजेंद्र नाम का एक ढोलक बजाता था, अभी भी है वो, और हम सड़कें तो अब हुई, तब कहाँ थी, और हम कंधे पे अपने हारमोनियम रखी हुई है, एक ने ढोलक रखी हुई है, वो चादर पे बांध करके गांव में जा रहे हैं, कोई दिवाली का दिन है, ज़बरदस्ती पकड़ करके ला रहे हैं, जी सुनो हमको ज़रा, और फिर वो सुन रहे हैं, अरे गा तो बहुत अच्छा रहा है। तो वो हमारा लर्निंग था, क्योंकि आप अगर संघर्षों से गुजर करके आपने मुकाम हासिल नहीं करा है,
तो फिर आप कीमत नहीं समझेंगे चीज़ों की। तो दिल्ली जब मैं गया तो दिल्ली में रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे सामने दिक्कत ये आई कि मेरे से पहले फोक जिन लोगों ने भी गाए थे तो वो पंजाबी म्यूजिशियन के साथ समझौते करके गाए। एक आध बार अगर किसी ने लोकवाद्य की कोशिश करी भी तो वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट नहीं कर पाया, उनका जो काम था उस तरह से। फोक के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा एक बार एक ऑडियो कैसेट्स जो है वो 4 गाने कहीं मिले नहीं, पूरा कैसेट निकलना था। तो मुझे लगा यार मैं क्या करूं, अब दोबारा अगर रिकॉर्डिंग करूं तो वहीं शुरू में जो मेरा रंगीली बौजी जब आया था, तो मुझे लगा कि मैं अपने एक को करूं, अपने हुड़का ले जाऊं। तो मैं चाचा जी को मैंने अनुरोध करा, उनको लेकर के गया, हुड़की लेकर के गया, थाली लेकर के गया, ढोल लेकर के गए और गा लिया, और वही हिट हो गया। तो मुझे एक अंदर से ऊर्जा मिल गई कि जो मेरा नैसर्गिकपन है, जो मेरा रियल है, उसकी एक्सेप्टेंस है। और ऐसा होता भी है, आप बनावटीपन कितना भी कर लो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओरिजिनलिटी आपकी जिस चीज़ में आप महारत रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जैसे बनिए। आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति से अगर आप पेश आएंगे तो आप स्वीकार्य होंगे। तो मैंने वो गाया तो समझ में आ गया लोगों को। तब फिर उसके बाद मैंने मेरे गाने बहुत पॉपुलर हुए। फिर मैंने रिदम की बात आई तो मेरे भाई ने फिर, अब जब उनके साथ हम बैठते थे तो वो बजाते थे और कुछ वहीं का हिंदी टाइप का। तो मैंने कहा भाई ये नहीं बजेगा, कहते नहीं नहीं यही बजेगा। मैंने कहा नहीं ये नहीं बजेगा, आप ढोलक दीजिए मुझे। मैं ढोलक मुझे आ जाती है, बजाया। तो उन्होंने कहा यार लग तो अच्छा रहा है पर हमें नहीं आ रहा है ऐसा। तो हम लोगों ने फिर शुरू में अपने ताल खुद बजा बजा करके थोड़ा बहुत समझौते करे, उनके साथ गाने बनाए। फिर ये क्रम चलता रहा। अब आज की तारीख में कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो उन तालों को निभा। अब तो गढ़वाली ही बसते सारे का, हमारे रिदमिस्ट भी अपने हो गए, अब तो पहाड़ के म्यूजिक वाले हो गए। तो वो संघर्ष का जो दौर है वो हमने देखा हुआ है। लेकिन मेरी एक खुशकिस्मती ये रही कि मुझे लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला उस नैसर्गिकपन की वजह से। और मुझे लगता है कि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप खिलेंगे नहीं। तो तपना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं रंगीली भौजी की। 90s में ये आपका एल्बम आया था। मुझे नहीं पता आपको कितना याद होगा, लेकिन कोई अगर एक गाना आप इस एल्बम से कोई सुना सके अगर याद हो आपको तो। आजकल मैं शो में था नवरात्रों के, तो लगातार मेरा जो गला मतलब हल्का सा हाँ इस तरह से हो रखा है ना, जैसे कफ टाइप का हो जाता है। एक जागर की कोई 1-2 लाइन जो उस रंगीली भौजी में था, हाँ तू देना मोई जेलियो मेरा बाला भगवाना आए, ये देना मोई जेलियो प्रभु तिलोगी नारायण। हाँ मेरा बाला भगवान वेल्यू फूलू को हंसिया, ये फूलू को हंसिया वेल्यू रानियों को रसिया। रातू कहते निंदा ना कर दे, कहते निंदा ना कर दे, कहते निंदा। तो ये जो ताल थे उस समय के, ये ताल इंट्रोड्यूस हुए और हमारे लोक तालों में तो बड़ा आकर्षण है, बड़ा एक ऐसा लगाव है लोगों का कि लोगों के अंदर की जो बात थी वो मेरे माध्यम से माँ भगवती की कृपा से और जनमानस की कृपा से उभार आ गया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोग को गा रहे हैं। और मुझे याद आता है कि हम 2002-2003 की बात कर रहे हैं, जब सीडी का ज़माना आ चुका था। तो एक ही बात बोली जाती थी, अच्छा ढोल दमों बज रहे हैं, प्रीतम भरतवाण का गाना होगा। तो प्रीतम भरतवाण को ये श्रेय दिया जाता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में ढोल दमों को लाना, ढोल दमों और ढोल दमों के ताल जो ओरिजिनली उसको यूज़ करना, उसका श्रेय आपको जाता है। दूसरा श्रेय आपको ये भी जाता है कि जागरों को गानों में लाना, बिकॉज़ हम जो घरों में सुनते हैं, जो हमारे गांव में बजते हैं, वो एक अलग तरीके से बजते हैं। आपने उसको एक गीत में पिरोया, गीत में पिरो करके पेश किया और लोगों ने उसको खूब पसंद किया। इसी पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2 सवाल हैं बल्कि। पहला सवाल ये है, कई लोग मुझसे पूछते हैं जो गढ़वाली नहीं होते, जो पहाड़ी नहीं होते हैं, वो पूछते हैं कि जागर, पवाड़ा और धुयाल, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं या फिर एक है? वैसे जागर का आपने थोड़ा सा बता भी दिया था। धुयाल कुछ और चीज़ है, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। जागर, पवाड़ा, जागर का मतलब होता है, पवाड़ा गायन हमारे यहाँ वीर भड़ों की बातें होती हैं। जैसे
वॉरियरशिप मतलब बहादुरी के किस्से जो होते हैं राजा महाराजाओं के, उनके प्रणय प्रसंग, उनका वात्सल्य भाव, उनके जो वीर रस, जहाँ पर भी इस तरह का वर्णन होता है उन जागरों को हम पंवाड़ा बोलते हैं। पहले जागर ही कहते थे, पंवारा पंवारा है बेसिकली। अच्छा। वो हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान के और जगहों पर भी है कि जब कभी राजा महाराजा जाते थे लड़ने के लिए तो उनको उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका उनके अंदर जो वीरता होती थी उसको जगाने के लिए भी, अरे आप कोई साधारण नहीं है, मैं को बच्चा गढ़ खान को चेला पीर भड़ पड़ी उचे महाराज देख दो तुम्हारा बाबू दादो हर नौखारी को झिवाली को शेरों मारा। तो उस तरह का जो उनका वीरपन है, उस शौर्य को जगाना कि आप तो वो हैं, आपके पिताजी ने। आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ जो जागरी पंवाड़िया होते थे उनको वीर भड़ों के वंशों की उत्पत्ति का पता होता था। आपको मैं अगर पूछूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप बता देंगे, दादाजी का बता देंगे, फिर परदादाजी का, बुढ़दादाजी का बता देंगे, परदादा का बता देंगे। उसके बाद पूछूं तो आपको याद नहीं होगा, मुझे नहीं याद होगा, एक लिमिट तक ही तो याद रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जागरों में 50 पीढ़ियों का वर्णन है। कुमाऊं में गोलजू देवता है, यहाँ पर गोरिल बोलते हैं। अब उसकी स्तुति हमारे जागर वालों ने तो जीवित रखी होगी ना। अब देखो उनके वंशज कैसे गिनते हैं। प्रथमे उआकार को धुआंकार, ये सब पीढ़ियाँ हैं। उआकार को धुआंकार, धुआंकार को वै, उआकार को धुआंकार, धुआंकार को वै करतार को सृष्टि करतार को दुदराई, दुदराय को उदराय, उदराय को शीशराय को अग्निराय को कंसराय को बराराय को गोभीपाल को पृथ्वीपाल को सिल्लराय को पिल्लराय को झुरीमल को कटारमल को गौतम राय को आलूराय को झालुराय को भयो नीली गौरिया। तो इतनी, तो ये मैंने अपने दादाजी से सुना, दादाजी से मेरे पिताजी ने सुना, पिताजी से मैंने सुना, मेरे से मेरे बेटे सुनेंगे। ये वंशानुगत चला आ रहा है। हमारे वीर भड़ों की कथाएं, चाहे वो राजुला मालूसाई हो, गढ़ो सुम्याल हो, हमारी जितनी भी शौर्य गाथाएं हैं, ये किसने जीवित रखी? हमारे जागरियों ने, हमारे गवैयों ने। माधव सिंह भंडारी की कथा, किसी भी वीर भड़ की कथा, प्रसंग कहाँ से लिया गया? आज हम तिल रौतेली का जागर, उसके साथ घिमड़ू नाम का एक उड़ गया था जो तिल रौतेली के बारे में वो उनको बताता है। तो हमारे यहाँ जो पंवार ऐसे बताते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि पंवार वंशज राजा थे, उनके कालखंड में अपने शौर्य को याद दिलाने के लिए हुड़किया और जागरियों को बुलाया जाता था। तो वो तब कहा भाई तो पंवार वंश के लोगों के समय में ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार रहा, तो पंवारा हो गया, कालांत में वो पंवाड़ा हो गया। फिर अपभ्रंश है वो जागरी, जगाने वाला, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि ये जो जागर के साथ, मतलब जागर को तो आपने सुरीला किया ही, उसके साथ आप श्रृंगार रस को भी घोल लेते हैं। तो प्रीतम बर्तमान को क्या जागर से स्विच होने में, श्रृंगार रस में आने में टाइम लगता है या फिर कैसी उसकी प्रोसेस होती है? रसों में प्रधान रस श्रृंगार रस को माना जाता है। श्रृंगार को गाने में, श्रृंगार को लिखने में बहुत सहूलियत महसूस होती है, क्योंकि मैंने ऐसे श्रृंगार वर्णन सुने हुए हैं अपने पिताजी से, अपने गुरु लोगों से, कि जिसमें हमारे यहाँ मतलब वो लिख आप तब अच्छा सकते हैं जब आपके पास शब्द संपदा हो, और शब्द संपदा हमने सुनी हुई है। तो यही वजह है कि आप मुझे अभी बोलो, मैं आपको 5 मिनट के बाद आप बोलो एक सुंदर स्त्री की सुंदर आँखों पे लिख दो, मैं लिख दूंगा। आप मुझे बोलो, क्योंकि ये श्रुति, ये आंसू काव्य होता है, ये सहज भाव नहीं है। मतलब एक होते हैं सीखा हुआ गवैया, या सीखा हुआ वादक, सीखा हुआ, वो किताब से बाहर नहीं जा सकता हो, क्रिएशन कैसे होगा उसमें। और ये एक होता है कुदरती, जिसने एक्सपीरियंस किया हो, जो नेचुरल है, जो बाय बर्थ है,
वो तो उसको तो जरूरत ही नहीं है, उसको तो 80% तो उसके जन्म के साथ मिल गया उसे, और बाकी 20% वो रिफाइन करा उसने, सीखा गुरु लोगों से, सीखा उसको सिस्टमेटिक। तो मेरा श्रृंगार में मुझे बहुत आनंद आता है, और मैं अपने जागर पहाड़ों में श्रृंगार गाता भी हूँ, बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं उसे। सरुली गाया मैंने, चाहे मोहन तेरी मुरली हो, चाहे गढ़ो सुम्याल हो, अमरावती हो, ज्ञानमाला हो, तो इसको गाने में मुझे बड़ा। भाई जी, जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो श्रृंगार रस का आपका गीत सुने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सरुली का एक गीत। हाँ, सरुली की मैं कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। अरे हिमैली का डाडो रंदु होलु माल गड़ो सुम्याला कुमाऊं गड़े रंदी छई बांध सरुली कुमेड़। आहा, सरुली मेरु जिया लगेगी तेरी रोतेली मुखड़ी माँ। आहा, अक बक सिरे ग्यों पहुँची तेरा कुमोगड़े माँ। आहा, स्वाणु तेरी चोटी कुतिल्ला हंस दी गलड़ियों माँ दिखेंदु पिल्ला। तेरी आँखी घैल के जांदी गिच चुप रे बिछुई लगांदी। ओ मुखड़ी माँ, हाँ मुखड़ी माँ, जपाक मारी द्यों मारी मिट्टी जाऊं पातुली वठुड़ियों माँ। आहा, सरली मेरु जिया लगेगी तेरी रोतेली मुखड़ी माँ। तो ये दिल से निकले हुए लिखा हुआ है और ये दिल तक पहुंचते हैं। तो सबसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सरोली को बहुत लोग पसंद करते हैं, जिनको समझ में नहीं भी आता है वो भी इसको सुनना चाहते हैं। जी, सरोली की बात हो रही है और हम जागर और श्रृंगार और जागर की बात कर रहे हैं। श्रृंगार रस तो हमने सुन लिया, इसी को 2 लाइन, मुझे पता है आपके पास थोड़ा टाइम की कमी है, 2 लाइनें आप जागर में जो सरोली और सुम्याव का है पवाड़ा जो आप लगाते हैं उसकी 2 लाइनें प्लीज़, तो हमें फ़र्क भी पता चल जाएगा श्रृंगार से जागर। अच्छा देखो, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया तो उन दिनों क्या होता था कि जागर पवाड़े जो होते थे, रात को आप गाओ, एक कथा सार है, कथा आपके दिमाग में है और प्रकृति प्रदत्त नेचुरली बाप दादा दादा परदादा की वजह से गुण शरीर में और कंठ में और हृदय में दिमाग में ये है कि वो गाते गाते वो शब्द सृजन भी हो रहा है और रातें कट रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर इसको गाऊं तो ये तो इतना बड़ा कौन सुनेगा, ये तो बहुत लंबा है। तो वो सरुली का एक छोटा सा प्रणय अंश में लेकर के उनका प्रणय प्रसंग लेकर के गाना बना दिया, वो तो ठीक हो गया। लेकिन जो हम घर गांव में गाते थे वो उस तरह से गाया, जैसे हाँ हिमैली का डांडा माँ गड़ो सुम्याल का 12 पिसी भैंसा बंध्या छन। तो मारा सरली कुमेड़ देख दो बांध मकी बांध पड़ी चे चांद मकी चांद पड़ी ओले। अरा जे की नौ सूर्या मसूली डाडा मरुड़ी माँ बजनी ऊंचा। सरली कुमेड़ देख दो मारा पूर्व छजो एक डंडिया मैल माँ कंगा छोलो करनी चा। अरा वीर बांसुली सुनियाले चित्त को चंचल हिया को हरण जिया को मरण वेगे मी को बोल ले गया मैन मन जुड़ वे मसूलिया के जान रे आए। तो जब सुम्याल आउंदो बहुत लंबो चाहिए तो सुम्याल बोलो अरे के भागी का चौक तेरी पजे बाबा जली ये कैसी राणा डाली तेरी चूड़ियों भरी हाथी। तो कोई भी बाजू पहली आपका हृदय में होना चाहिए। अरे को भागी देखू लू नजीकुन मुखुड़ी अरे को भागी पेलू रे हाँ तेरी चौथी माँ की बुकी
ये बजना भी चाहिए। एको भागी लालू रे तेरा कंदुड़ू माछुई, अरे कै भागी का घर तेरी लटूली खातेली, तो ये इस तरह का है। बहुत सुंदर। और जो डिफरेंस आपने कहा कि श्रृंगार रस और जागर दोनों को किस तरह से आप मिश्री में घोल सकते हैं, वो आपसे सीखा जाना चाहिए। हम आपके गीतों की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ जागर नहीं, आप श्रृंगार रस नहीं, आप जन सरोकार की बात भी करते हैं, समाज के मुद्दों पर भी आप गाने लिखते हैं। समाज के मुद्दों पे कई गीत आप जब से आपने शुरुआत की है तब से आप लिखते जा रहे हैं। प्रीतम भरतवाण जब ऐसे गीत लिखते हैं तो वो किन चीज़ों को पकड़ते हैं या क्या सोच करके उन गीतों को अपनी कलम से कागज़ पर उतारते हैं और फिर अपने कंठ से उसको आवाज़ देते हैं? मैंने हमेशा सामाजिक सरोकारों की बात करी है, चाहे वो भ्रष्ट नेतृत्व पर रहा हो, अच्छे नेताओं पर मैंने गाने लिखे हैं, राणा सत्य सिंह वगैरह। और जब जब कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई अनहोनी घट गई है, कहीं ना कहीं किसी गरीब का हक छीना जा रहा है, इस तरह का जो भी माहौल रहता है तो वो पीड़ा भी मुझ में रहती है, तो मैं उसको मैंने बहुत सारे गाए हैं। तो मैं चुप नहीं बैठता ऐसे मौके पर, मेरा कंसेंस चुप नहीं करता, जितना मैं कर सकता हूँ और जो मेरी वाणी से प्रभाव हो सकता है वो मैं करता हूँ। परसों मैं एक कार्यक्रम में कोटद्वार में था, तो एक 100 साल की महिला, 100 सोचो आप, 100 कम नहीं होते हैं, 100 साल एक बहुत अच्छी खासी एज होती है। 100 वर्ष की माता जी, वो भी रात को 1:30 बजे वो पकड़ पकड़ के आ रखी हैं, उनके एक कुर्सी में बैठ रखी हैं। मेरी जब नज़र उन पे गई तो लाइट लगी हुई थी उन पे, तो मैंने उनका जब पूछा, मैंने कहा माता जी, ये माता जी बड़ी वृद्ध दिखाई दे रही हैं। तो कहते हैं जी, उनके बेटे ने मुझे कहा कि ये माता जी आपके जागरों को सुनने के लिए स्पेशल आई है। 100 साल की माता। तो मैं बड़ा भावुक हो गया, मंच पे थोड़ा सा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, मेरे आंसू निकल गए। तो फिर मैं माता जी को मैंने प्रणाम करा, उसके बाद मिला भी मैं माता जी को। मैंने माता जी, तो वो माता जी 100 वर्ष की हैं, श्रीमती राजेश्वरी देवी नाम है उनका। और 100 साल की माता जी बोलती भी बहुत अच्छा है, सुनती भी बहुत अच्छा है अभी। और मैंने जब उनको प्रणाम करा तो मेरे दोनों कांपते हाथ सर पे भी रखे मेरे। तो मुझे इस उम्र के जो लोग हैं, जो 100 साल की उम्र के लोग हैं, जीवित लोग जो 100 साल तक हैं अभी, उनका आशीर्वाद भी मुझ पर है। युवा पीढ़ी मुझे श्रृंगार रस में प्यार करती है। मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे लोग जो आ रहे हैं, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो परमात्मा ने इससे ज़्यादा और क्या था ना, मुझे ईश्वर की कृपा इतनी मिली कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि जिस घर में मैंने जन्म लिया, औजी परिवार में, मेरा बार बार यहीं जन्म हो। सही बात है। और वहाँ से जो कला आप लेकर आए हैं, आज पूरी दुनिया में आप उसको पहुँचा रहे हैं। आप अमेरिका में क्लासेस लेते हैं, वहाँ के फॉरेन स्टूडेंट्स को आप हमारा ढोल सिखा रहे हैं। मैंने कोशिश करी है कि मेरा जाना हुआ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ, गया हूँ और बहुत सारी जगह मैं जाता हूँ। तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या वजह है कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी बात है कि जो देवी देवता आ जाते हैं धरा पर। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जानने के जो इच्छुक होते हैं वो म्यूजिक के लोग तो होते ही हैं, वो साइंटिस्ट भी जानना चाहता है इस बात को, वहाँ का कैसे होता है, वहाँ का इंजीनियर भी जानना चाहता है, क्योंकि वो तो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, बहुत है ना। तो ये बड़ी कृपा है मुझ पर, और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोक संगीत की कृपा और लोगों की कृपा, लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मार्गदर्शन बना रहे, उनकी प्रेरणा हमेशा मुझे मिलती रहे, मैं यूं ही काम करता रहूं और 100 साल के कांपते हुए हाथ मेरे सर पर रहें। एक गांव के जो कि टोपली छन पैरी, आज भी जो पहाड़ में लोग छन, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मैं यूं ही लोक संस्कृति की सेवा करता रहूं। बस ये मेरी वो है माँ भगवती। वो आप हमेशा करते रहेंगे और वो आप कर भी रहे हैं। हमने जिक्र किया जब आप अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी और सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में आपने प्रोग्राम किया, और अगर कोई उस प्रोग्राम को देखना चाहता है, वो प्रोग्राम प्रीतम भरतवाण जी के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है।
जी, उसमें जो चीज़ मैंने देखी, आप अंग्रेज़ों को जागर पे वो नाच रहे हैं, हालांकि मुझे पता है वो एक इमिटेट कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होता है। तो जब आपने उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया तो उनका कैसा रिएक्शन था? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि उसी प्रोग्राम में आपने स्टीफन फ्योल के साथ पैंसारा किया, जहाँ ढोल की एक लड़ाई टाइप कुछ होता है हो, तो मैं चाहूँगा कि आप पैंसारा भी हमें समझाएं, और वो जो उनका पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका उनके साथ कैसा था? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। देखो जी, वो लोग दुनिया को जानने वाले लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, और गढ़वाल का उन्होंने विजिट करा तो उन लोगों ने यहाँ के दास समुदाय के गुरु बनाए। उनमें से एक मुझे भी सौभाग्य है कि मैं उनका गुरु रहा हूँ। और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वो हमारी चीज़ों को जान करके उसको वैल्यू देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस ढोल में, इस जागर में, इस गायन में, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि लोग थिरकने लग जाते हैं, लोग नाचने लग जाते हैं। पैंसारा दो औजियों के बीच में, दो श्रेष्ठ विद्वत जन जो औजी होते हैं उनके बीच में एक तालबद्ध श्रेष्ठता साबित करने का एक अवसर होता है और एक प्रतियोगिता होती है जिसमें जो श्रेष्ठ होता है वो करते हैं। कभी कभी पैंसारा एक दूसरे को हराने के लिए भी होता है और कभी कभी पैंसारा दोस्ताना भी होता था। और दोस्ताना में फिर पूरा पैंसारा करेंगे, अपना कौशल वादन का बताएंगे और उसके बाद फिर गले में भी मिलते हैं, जैसे मैंने और वहाँ उन्होंने करा किया हुआ। तो वो लोग जानना चाहते हैं। और अभी एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है मैंने, एक एकेडमी का जागा ढोल सागर का, उसमें अभी ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है शुरू के सालों में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ बहुत जल्दी ऐसे परिणाम आएंगे कि जिस उसमें से कुछ एक आध दो चार लोग ऐसे होंगे जिनका मैं रिकॉर्ड भी कराऊंगा कि भाई अगर मेरे एकेडमी में इन लोगों ने मुझसे ज्ञान लिया। मेरा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं कोई सर्टिफिकेट तो दूंगा ही खैर उनको, पर वो सिर्फ सर्टिफिकेट इसलिए नहीं होगा कि वो उसको फ्रेम करके टांग दे। कोई व्यावहारिक ज्ञान, सर्टिफिकेट का कोई इतने मायने नहीं होते, आपको व्यावहारिक ज्ञान होने का बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट तो बहुत लोगों के पास होते हैं, जो बहुत अच्छा दक्ष होगा उसके पास उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जी, आपने एकेडमी की बात की, हेम कला केंद्र आप चलाते हैं, उसके अलावा प्रीतम भरतवान ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी भी है। मेरा ये सवाल उन लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड हैं ये सीखने में, ढोल सागर सीखने में। अगर मैं प्रीतम भरतवान जी के से सीखना चाहता हूँ या एकेडमी में आना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या योग्यता होगी? आपके लिए ये है कि आप हमारे उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभी मेरे साथ ये है कि जैसे कुछ लोग टिहरी से, कुछ पौड़ी से, कुछ चमोली से, दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं और सारे लोगों को देहरादून बुलाना संभव नहीं है। और मैंने निःशुल्क रखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ़ीस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं। अभी तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन तो शुरू में बहुत ज़्यादा आ गए थे, किसी की प्रेजेंस नहीं हो पाती, कोई दूर से आ नहीं पाता। फिर ऑनलाइन आप किसी के पास एंड्रॉयड नहीं है, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, तो अभी हमें कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में कोई 2 दिन क्लास कर दी है, उनको समझा दिया है, उनको मेन ट्रिक देनी, बात जो गायन का ट्रिक है उनको सुर ताल लय तो सिखाना ही पड़ेगा। और जो ढोल, दमों, थाली, हुड़का, इन चीज़ों को जो सीखना चाहता है तो ये सिखाने वाले पर निर्भर करता है। वो चाहे तो 1 साल केवल एक पंजे में लगा दे, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स तो हमने करने नहीं है। माँ जगदम्बा की कृपा से कम से कम इतना कौशल तो मुझ में है कि अगर कोई जिज्ञासु है ढंग का तो उसको ऐसे ट्रिक बता दो कि वो रियाज करके जब दोबारा आपके पास आएगा तो वो बहुत सुंदर मिलेगा। ट्रिक बताने पे बात होती है ना। अगर वही आप कहो कि चलो जी आप एक दिन आ जाओ और ता तुन ता और 6 महीने इसी में लगा दिए, नहीं, उसको देखो कि अगर ये सीख सकता है उसको बेसिक सिखाओ। एक बार अगर वो जैसे ना मोटरसाइकिल में एक बार कोई बैलेंस बनाना किसी को आ गया तो तब तो फिर वो तो कहीं भी चला जाएगा, चीज़ें सीख लेता है। तो मैं कर रहा हूँ इस तरह से। और अभी एक आध साल के संघर्ष के बाद फिर हम अच्छी तरह से पटरी में आ जाएंगे। जी, आखिरी 2 सवाल इस इंटरव्यू के मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब बात करते हैं, हम औजी समाज की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में शादियों में, बारात में अब जो है विदेशी बाजा जिसे हम कहेंगे उसका आना बहुत हो गया है।
ढोल जो हमारे औजी हैं वो कहते हैं अरे भुला कुछ होंदो नहीं कन कहते चे, वो अपने बच्चों को सिखाने से बच रहे हैं। इसलिए नहीं सिखा रहे क्योंकि वो नौकरी जाएंगे तो कुछ पैसा लाएंगे घर में। तो जो उपेक्षा, मैं मानता हूँ प्रीतम बर्तवान उसको बढ़ावा जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन गांव गली में जो उपेक्षा ढोल दमों की होने लगी है, हमको वो डीजे वाले बाजा चाहिए, छुड़मुड़ा वाले चाहिए, ढोल को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, हाँ सिर्फ मांगल में ढोल वाला आ जाएगा उसके बाद भूल जाते हैं, उसको 1,500 रुपये देंगे 2,000 में काम हो जाएगा, और छुड़मुड़ा वाले को 12,000 रुपये दे देते हैं। तो एज अ मेरा एक पहाड़ी के तौर पे, एक उत्तराखंडी के तौर पे, एक इंसान क्या कर सकता है अपने औजियों को बढ़ावा देने के लिए, अपने इस ढोल को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको देखो जी, पहले तो जिनकी पीढ़ियां इतने वर्षों से इस काम को आज जो सीखेगा, सीख करके आज तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ढोल डाल रहे हैं। अब कुछ लोग तो, मैं कल एक कार्यक्रम में था, बताऊंगा नहीं, लेकिन वो ढोल उल्टा पकड़ा हुआ था, उसने मुझे बड़ा बेकार लग रहा था। एक बार मैंने कहा भी कि यार इसको उल्टा पकड़, क्योंकि अब वो दौर आ गया है। एक तो आज आप जो कुछ करेंगे वो दिखेगा लोगों को, और लोग बेकार को भी सच मान लेंगे कि हाँ जी ये ऐसे होता होगा। तो अभी जो गुमनामी के चेहरे में जो लोग थे, जिन लोगों ने इस चीज़ को जिंदा रखा, वो ठीक है, इस समय प्रचार प्रसार का माध्यम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको जैसा वो करते हैं वैसा सीखना पड़ेगा। एक तो फिर औजी समुदाय जो है इसका जो दक्ष है, उनको ससम्मान, उनको सम्मान प्रदान करना पड़ेगा, और उचित पारिश्रमिक, उनका जो अच्छी खासी एक अमाउंट, एक ऐसी धनराशि उनको देनी पड़ेगी कि उनको भी लगे यार चलो आज इस बारात में अगर इतने पैसे मिल गए तो अगली बार भी मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जीवन यापन होता रहे, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके वो, और अपनी घरवाली के लिए भी अच्छी साड़ी ले जाए, दिवाली भी अच्छी मनाए, होली भी अच्छी मनाए, तो फिर वो करेगा। कोई भी चीज़ शौकिया तौर पर बहुत दीर्घ काल तक नहीं रहती है, जब तक उससे धनोपार्जन, रोटी का संबंध न हो। अगर रोटी आनी उससे शुरू हो गई तो प्रोफेशन जीवित रहेगा, नहीं तो बहुत सारे अब हथकरघा, हाथ से वस्तुओं का निर्माण करने वाले लोग बहुत कम रह गए, क्योंकि उनका पैसा उतना नहीं आ रहा है। ताम्र व्यवसायों की संख्या घट गई है, लोहे के व्यवसाय वालों की संख्या घट गई है। तो अगर हम अपना हेरिटेज इस तरह का बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको थोड़ा सा सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, और फिर बच सकता है। और उनको ससम्मान एक राशि अच्छी दी जानी चाहिए, उनको भोजन टाइम पे देना चाहिए, उनको खाना टाइम पे देना चाहिए, उनको हे भाव की दृष्टि से न देखा जाए, उनको सम्मान, उनको ये ना महसूस हो कि यार ढोल की वजह से जो है मतलब हम लोग कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए। सम्मान एक महसूस, सम्मान का ही तो भूखा होता है। और उनके गले में, जो हम लोगों के गले में ढोल होता है, वो शिव का प्रतीक है भी तो ऐसा। सामवेद में तो बहुत ढोल और दमों की बात लिखी हुई है। तो इस तरह के अब काफ़ी चेंज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग पढ़ लिख गए। अब जो लोग हैं, लिटरेसी, हमारी जो साक्षरता दर है उत्तराखंड की बहुत हाईली है, बहुत ऊपर है। जागरूकता आ गई, अब तो बहुत सम्मान देते हैं लोग, उस तरह से उनको साथ में बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब ना। अब सीखें धीरे धीरे करके, अब बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है, ये भी ईश्वर की कृपा है। जी, अब जब हम इसकी बात ही कर रहे हैं तो गढ़वाली पे बोलना तो बनता ही है। मैं चाहता हूँ जी कि इस इंटरव्यू को हम ख़त्म कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे जो पूछने थे मैं पूछ लिया, एक जागर या गाना जो आपकी मर्ज़ी का हो, उस गाने के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। क्या सुनाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। क्या कोई जागर, माता का कोई जागर। मैं जादो मेरी बसंती दूर देसु पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बिगारा, रिंगी रिंगी मेरी बसु पाछुंडी ना हेर, जान दे झट आलू घर होनी चिया बेर, कमर पीड़ा न हो गरु चीज न उठाई, जुखाम लग्यूं तो अजकाल तेलवा से न खाई, मैं जादो मेरी बसंती दूर देसु पारा, खुद लगली कने रोलो तेरा बिगारा। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब।
थैंक यू भैया जी, आपने अपना वक्त हमें दिया इतनी सारी बातें करने के लिए और इन चीज़ों को बहुत विस्तार से समझाने के लिए।